हेलो हेलो। यस, आज हम लोग ऑडिट सैम्पलिंग के एक टेस्ट पेपर टाइप को चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट पेपर, सम ऑफ यू विल राइट इट लेटर ऑन एंड वॉच इट लेटर, बट ध्यान से सुनिए हाउ ऑडिट सैम्पलिंग चैप्टर, बिकॉज एवरी टर्म यहां से फिक्स्ड है एक 5 मार्क्स मिनिमम आने का। अगर मैं एक चीज वापस बोलूं, क्योंकि बहुत दिन बाद एक लाइव सेशन सॉर्ट ऑफ चीजें हो रही हैं, ऑडियो सुन लीजिएगा प्लीज, ऑडियो सुन लीजिए बिफोर वी वर्क सो मच, ईयरफोन लगा के प्लीज। तो यस, आई वाज सेइंग कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव स्टार्टेड अगेन। तो ऑडिट के, अगर मैं सीए के ऑडिट के पेपर के बारे में बोलूं, प्लीज ध्यान से सुनिए मेरा ये एक मंत्र। जो शुरू के 5 क्लास है ना, 5 क्लास सुन रही हो स्नेहा, शुरू के 5 क्लास अगर आप अच्छे से करते हैं ना, आपका 20 मार्क्स ग्रिप में आ गया, बिकॉज वो 5 क्लास के बेसिक्स पूरे हर पेपर में रिपीट होते हैं। मैं अगर शॉर्ट में 1 मिनट में 5 क्लास के पारा क्वेश्चंस बोलूं तो इट रन्स एज फॉलोज। नंबर 1, what are inherent limitations of audit? A very popular question. What do you mean by assertions made by management in financial statements? What do you mean by professional skepticism and professional judgment? What do you mean by independence? What are threats to independence? What are safeguards to overcome the threats? What do you mean by risk assessment procedures? What do you mean by test of controls and substantive procedures? What do you mean by audit risk and the components of audit risk to be explained? What do you mean by materiality? What is performance materiality? What are the factors to determine materiality? Or a question, what are factors which help in deciding the benchmark for materiality? ये सारे क्वेश्चंस। और एक लास्ट, व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? एंड व्हाट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट? अ साउंड कंट्रोल एनवायरनमेंट गारंटीज साउंड इंटरनल कंट्रोल। कमेंट याद आ रहा है कुछ? तो ये सारी चीजें जो अगर आप कर लेते हैं तो 20 मार्क्स गारंटीड है। रिवाइंड करके सुनना वीडियो को। ये करने के बाद ऑडिट के सिलेबस को सर और हैंडल कैसे किया जाए, आई वुड से ऑडिट सैम्पलिंग नाम का एक चैप्टर है, वहां से श्योर है। जो मेरा मैट और इंस्टीट्यूट का मैट पूरा सेम था, एक बार वापस दिखला दूंगा। नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स नाम का एक चैप्टर, वहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है एवरी टर्म। तो ये दोनों सैम्पल एसेज भी हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आज सुबह का बात, एक व्हाट्सएप आया, सर डू वी हैव टू डू ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स? तुम की थी क्या? नहीं, तुम नहीं थी, तुम्हारा नंबर तो सेव्ड है। तो मैं बता दूं, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स आर स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग, तो ऑटोमेटिकली वो करना ही होगा। ये तो वही हो गया, रामायण पढ़ लिया और पूछेंगे आप, सर हमें क्या वो पढ़ना है क्या, राम ने रावण का वध कैसे किया था? ऑफ कोर्स रामायण का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ऑडिट सैम्पलिंग और ये अच्छे से कर लिए। सर और बताइए ना, इतना करने के बाद कंपनी ऑडिट याद है, सेक्शन 138 से 148 कॉस्ट ऑडिट तक, इंटरनल ऑडिट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स 144, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स 140, 147 उसके पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, वहां से 12 मार्क्स आता है। सर तो बताइए, बहुत दिन बाद एक कंफर्ट लेने आए आपका दर्शन करने के लिए। यस, ध्यान से सुनो, 20 मार्क्स आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट 5-6 क्लासेस, 12-15 मार्क्स फ्रॉम 138 से 148। कारो जब करवा देंगे वहां से 10 मार्क्स, कारो से 8-10 मार्क्स आएगा। आई विल डू इट लाइव विथ यू कारो, ओके। आफ्टर दैट आपके छोटे छोटे चैप्टर्स जो है ना, ये ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी ऑडिट, ऑडिट ऑफ सिनेमा, हॉस्पिटल्स, ये कर लिया क्या? कर लिया, श्योर। उसमें बीच में एक जगह आवाज गया होगा 10 सेकेंड के लिए, पर समझ में आ गया होगा। ओके ओके, तो वो सारा पोर्शंस अगर आप कर लेते हैं, छोटे वाले चैप्टर्स, फिर ये एक चैप्टर से 8 मार्क्स पक्का। ऑडिट ऑफ परचेजेस, ऑडिट ऑफ सेल्स, ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो तो मैंने इंस्टीट्यूट मैथ से करवाया था, तो आपको वो कंफर्ट भी आ गया कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। एंड जो मेरा ऑडिट मैथ है उसमें मैंने वही पेस्ट करवा दिया मेरे मार्किंग्स को, तो वो सॉर्ट ऑफ रिविजन आपके लिए यूज हो सकता है। सर मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं है अभी, आप मेरे बैच में तो वहां तक पहुंचे ही नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैंने आपको बता दिया 50 मार्क्स ग्रिप में आपका ऑलरेडी, आप जब ब्रेक लिए थे ना गौरव जी, उसके पहले आपके 50 मार्क्स इनडायरेक्टली हो चुके थे। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने एक लाइन भी बोलता था, अभी आप कर लिए तो अब आने वाले दिनों में उतना हैवी नहीं है।
बिकॉज वो टॉपिक्स में जस्ट स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के बेसिक समझने के बाद ऑडिट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. एंड जिन क्वेश्चंस को मैंने आज रिपीट किया था, दे वर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो पूरे सिलेबस को हिला देता है इफ यू डोंट नो दोज क्वेश्चंस. एंड ऑडिट सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, ये दोनों चैप्टर भी धांसू है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ दी वो इंस्टीट्यूट मैथ वाले चैप्टर्स में वही सब वर्ड्स आ रहे हैं. इससे एनालिटिकल और सैम्पलिंग करके गया था तुम? ऑडिट सैम्पलिंग करके गए थे तुम्हारे रहते रहते? नहीं बस मेरे संग लाइव नहीं हुआ था. ठीक है, यू अंडरस्टूड ना? ठीक है, अभी फिर वरना समझ में आ जाएगा. तो चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इन योर दिस ऑडिट सैम्पलिंग टेस्ट पेपर. मेरा क्वेश्चन नंबर कुछ और लिखा है पर मैं आपके पेपर के अनुसार जा रहा हूं. सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू एरोनियस कंक्लूजंस जस्टिफाई 4 मार्क्स. ये पास्ट एग्जाम पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सैम्पलिंग रिस्क से रॉन्ग कंक्लूजंस आ सकते हैं. तो रुकिए, जब भी कमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, सीधा कमेंट पर अटैक करने मत जाओ. उस कमेंट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करो. तो मैं हिंदी में समझा देता हूं पहले. लुक हियर एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग रिस्क? सैम्पलिंग रिस्क इज अ रिस्क कि जो ओपिनियन तुम सैंपल एनालाइज करके दिया है वो तुम नहीं दिया होता. अगर पूरा पॉपुलेशन स्टडी किया होता तब तुम्हारे तरफ से ओपिनियन कुछ और निकलता. Sampling risk is a risk that the audit opinion which you have given on the basis of sample would have been different if the entire population was studied by you. तो तुम्हारी बातें कुछ और ही होती. अब रुको, इसमें गजब चीज है. तुमने 2 वर्ड सुना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. तो अभी नीचे मत देखना, सिर्फ सुनना. तुमने इंटरनल कंट्रोल स्टडी किया. तुमने इंटरनल कंट्रोल स्टडी करके लगा बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत मिस्टेक्स है, जबकि एक्चुअली मिस्टेक्स उतना था नहीं जितना तुम राई का पहाड़ बना रहे हो. तो ये तुम्हारा जो सैंपल तुमने स्टडी किया था, इंटरनल कंट्रोल के कुछ सैंपल्स तुमने स्टडी किए थे, उसके आधार पर तुमको लग रहा है बहुत मिस्टेक्स है, पर उतना एक्चुअली में मिस्टेक्स था नहीं. ऐसे सिचुएशन में इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस. से करेक्शन करवाऊंगा, वहां कुछ मिस्टेक हुआ था लिखने में. रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस. और एक सुनो, तुमने कुछ वाउचिंग वेरिफिकेशन किया, उसमें तुमको बहुत गलतियां मिल गई, जबकि ओवरऑल पॉपुलेशन में उतनी मिस्टेक्स थी नहीं, तो तुमको लगा सब गड़बड़ है. तो इसी टाइप के एक चीज को बोलते हैं रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन. तुमने उसको बोल दिया सब बेकार है यहां पर, क्योंकि तुम्हारे सैंपल में तुमको इतनी गलतियां नजर आ गई, जबकि ओवरऑल पॉपुलेशन अगर स्टडी होता तो ऐसी बात होती नहीं. तो दिस इज कॉल्ड एज रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन. कन्वर्स करें, तुमने सैंपल स्टडी किया इंटरनल कंट्रोल का, सब अच्छा लगा, पर बाद में पता चला कि उतना अच्छा नहीं था. रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस. तुमने सैंपल स्टडी किया, कम गलतियां मिली, तुमको लगा सब बढ़िया है, तुमने सब सही मान लिया. रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस हो गया इस बार कि सब सही है. तो ये बताओ ज्यादा रिस्की कौन सा है, ये वाला ओवर रिलायंस, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस? इसमें क्या होता है पता है, आपकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस हिल जाती है. मतलब ओपिनियन गलत दे देते हो आप. पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है, जब तुम बोलते हो सैंपल में बहुत गलती निकल रहा है, पॉपुलेशन डिफेक्टिव है, जबकि पॉपुलेशन डिफेक्टिव नहीं है, वहां तुम और ज्यादा सैंपलिंग करते हो, फिर मेहनत ज्यादा लगता है, ऑडिट की एफिशिएंसी हैम्पर होती है, मेहनत ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. वो वाले में लॉजिक है ना. पर यहां वाले में क्या होता है, जब तुम सैंपल देखकर ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और आपको लगता है सब सही है, तब ऐसे सिचुएशन में इफेक्टिवनेस हैम्पर होती है. वर्ड्स पे कमांड लाइए, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं. इंडिया का जो पढ़ाई है ना, मतलब सिर्फ थोड़ा सा मेहनत है, ये बुद्धि लगा के इसमें कुछ, हाँ थोड़ा सा प्रूडेंस लगा कि एक जगह एफिशिएंसी का मतलब है मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि ओपिनियन ही हिल गया, जिस उद्देश्य से ऑडिट कर रहे थे वो ही हिल गया. सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सैम्पलिंग रिस्क. यानी कि बेसिकली पता है इस आंसर में क्या समझाना पड़ा, इस आंसर में डेफिनेशन समझाना पड़ा, इस आंसर में मैं पीडीएफ मार्क वाला दे दूंगा सो दैट लेटर ऑन. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग रिस्क समझाना पड़ा. ओके, तो अर्ली मॉर्निंग सैंपल वाला एक बड़ा चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेशन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं. तो डेफिनेशन समझाना पड़ा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग रिस्क समझाना पड़ा. एक बार फुल स्क्रीन करो. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जब आपको लगता है कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो यहां पे इफेक्टिवनेस हैम्पर हो जाता है, बिकॉज रॉन्ग ओपिनियन देने लगते हैं हम, जब आप ओवर रिलायंस करने लगते हैं, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस करने लगते हैं. एंड इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हेन द कंट्रोल्स आर एक्चुअली लेस इफेक्टिव, आपको लगता है देन दे एक्चुअली आर, और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स मटेरियल एग्जिस्ट, आपको लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट एग्जिस्ट.
नहीं कर रहा है तो उसको बोल, तब एफिशिएंसी हैम्पर होती है। सर ये सब कब हुआ था, आपने कब पढ़ाया था 4 मार्क्स के लिए? इट्स अ डेंजरस आंसर, 99% पब्लिक लिख नहीं पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं मैंने कब करवाया था। इन योर इंस्टीट्यूट मैथ ऑल्सो आई कैन शो इट टू यू। अगर आप घर जाके इंस्टीट्यूट मैथ देखोगे ना, वहां पर ये देखो बच्चों, इंस्टीट्यूट मैथ में आप सैम्पलिंग रिस्क देखोगे, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। आपकी बुक्स में भी सेम मिल जाएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। बोलो मिला? मिला लैंग्वेज? एंड ये देखो, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। आपको लगा था कंट्रोल सब सही है, देखो देखो जो मैंने बोला, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। सेम है कि मेरे बुक में भी? मेरे बुक में भी सेम होगा। तो इस पे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट हैम्पर होती है। सुबह का टाइम है, मैं तो बोलूंगा सपोज आपकी एग्जाम दिसंबर 2027 में है सपोज, और आप सितंबर अक्टूबर में जब पढ़ें, ऑडियो को 1.75x स्पीड पे चला लीजिए और जल्दी से देखिए सेट होगा। वरना अकेले में कई बार काला पेज खोल के भी क्या बोलता है ये पेज, समझ में नहीं आता है। सेम ही चीज तो लग रहा है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ऑडिट एंड लॉ हायर स्पीड पर सुनकर आपको कर लेना चाहिए इन द व्हेन यू हियर फॉर द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम पे नहीं, फर्स्ट टाइम पे 1.75 आई डोंट रिकमेंड, ऐसे मेरी स्पीड नॉर्मल है। अब कई लोग जो बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं उनके लिए आपको 2 कर लेना चाहिए। माई स्पीड इज क्वाइट नॉर्मल। सो इफेक्टिवनेस एंड रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन पे शब्द आ गया, एंड अंडर रिलायंस एंड इनकरेक्ट रिजेक्शन से इनएफिशिएंसी आता है। पक्का एवरीवन? एक चीज और दिखाता हूं, अगर मैं ऐसे बुक में आ जाऊं, जस्ट सेकेंड, मेरे बहुत सारे ऐसे बुक है। यस, 1 कितना है? 165। Just a second, yes. इसमें करेक्शन करना, ये क्लास में लिखने से मैं हम लोग कई बार अंडर रिलायंस लिख लेते भूल से, इसको ये ओवर रिलायंस है, राइटिंग मिस्टेक हुआ है। और ये रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस है, चेक करो। मतलब क्रॉस कनेक्शन लिख लिए, समझे सही थे, लिखने के समय वो मिसप्रिंट हो गया था, चेक कर लेना, चेक कर लीजिए। हम अपना मार्क्ड ऐसे बुक डाला था ग्रुप में एक बार, हमारा डाल देगा, मेरा मार्क्ड ऐसे बुक हम ग्रुप में डाल देगा अगर कोई कैसे पुराना एडिशन हो। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, एकदम ध्यान से। एंड पता है ये जो क्वेश्चन है ना गौरव, इस पे ना 2-2 मार्क्स के ट्रू फॉल्स यहीं से डेवलप हो जाएंगे। When there's a risk of over reliance on test of controls, then the efficiency is hampered. बच्चे लिखेंगे yes, 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 no, 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 effectiveness is hampered. Understood everyone? ध्यान से देखिए, अभी भी रैंक आ सकता है स्नेहा, सच बता रहे हैं। देखो लैंग्वेज मिला, इनएफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सैम्पलिंग रिस्क ओके, लेआउट। तो यहां से क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने भी अपने टेस्ट में ये क्रिएट किया है। अब देखो नॉन सैम्पलिंग रिस्क, लेआउट। नॉन सैम्पलिंग रिस्क एक लड़का को पूछा गया, बोलता है जो सैम्पलिंग रिस्क के कारण नहीं होता। अरे मतलब क्या है? देखो सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हम सैंपल स्टडी किए, बाकी चेक किए होते तो ओपिनियन अलग होता। नॉन सैम्पलिंग का मतलब है जो हम चेक किया ना उसमें मेरा अप्रोच सही नहीं था। कैश वेरिफिकेशन किया, हाँ सर सरप्राइज कर लिया, हम अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइम पे किए, तब वो सरप्राइज चेक ऑफ कैश सही नहीं है। मेरा भेजा हुआ है पूरा मार्क्ड पीडीएफ। ओ नहीं, बट पूरा उसका नहीं भेजा हुआ है ना, बुक का नहीं भेजा हुआ। आई सेंड। कई बार फ्रॉड को आप एरर मान लेते हैं, एरर को आप फ्रॉड मान लेते हैं, ये सैम्पलिंग रिस्क नहीं है, ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स के अंदर आपका एक रिस्क है। दिस इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो जल्दी से पढ़िए, सुबह का टाइम है। तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क कैन नेवर बी मैथमेटिकली मेजर्ड। कोई मेजर नहीं कर सकता कितना रिस्क होगा ये, क्योंकि तो ह्यूमन जजमेंट पे डिपेंडेंट है, आप किस तरह रॉन्ग अप्रोच करेंगे। फुल पेज। तो इनडायरेक्टली सैम्पलिंग, क्योंकि एक हैवी चैप्टर है, उसके टेस्ट को हमने फिर से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मैं क्रिएट कर दूं 2 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सैम्पलिंग रिस्क एंड कैन इट बी मेजर्ड, तो इसका आंसर ये होगा। पढ़ के देखिए, एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी होगा आपके लिए।
चलिए, the next question for today. Look here. What are advantages of statistical sampling? अब देखो, बहुत दिन जब हो जाता है ना, पढ़ पढ़ के हम लोग भूल जाते हैं. एडवांटेजेस क्या है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का? एक क्वेश्चन यहीं से देख के जाते हैं. स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिपेंड्स. किन फैक्टर्स पर सैंपल साइज डिपेंड करता है? राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटिफिकेशन. तो 3 क्वेश्चन देख के गया हूं ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन पेपर पे नहीं आना पड़ेगा. तो मैं आज सैंपलिंग के टेस्ट के सोल्यूशन करवा रहा हूं. सो व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग? जस्ट अ सेकेंड. मेरे बुक में 159. लुक हियर. सबसे पहले एडवांटेज, हाँ, ठीक है. व्हाट आर, आप सेव भी कर लीजिएगा 15-20 मिनट बाद आके. व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग? पॉइंट 1 जो मेरे माइंड में सबसे पहले ख्याल आता है, सर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड इज मोर ऑब्जेक्टिव. मिला लैंग्वेज. सेकेंड पॉइंट, इट इज मोर साइंटिफिक विदाउट पर्सनल बायस. देखो 1 and 2, ये 1 and 2 सबको याद रह जाता है. That statistical sampling is more objective. याद कर लो, संग संग में चेक करो, तुमने भी लिखा होगा. It is more scientific without any personal bias. Third point, it helps in deriving a calculated risk. यहां तक. Fourth point, it provides a means of estimating the minimum sample size associated with a particular given level of risk and precision. Fifth point, it provides a better description of a large mass of data than a complete examination of all the data. ये तो एक generalized point है कि सारा data study करने के बदले में एक better representative sample selection में help करता है. वो तो उसी को यहाँ लिखा कर अलग language में लिखा गया. एंड एक पॉइंट और आप बना सकते हो कि यहां सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द यूनिवर्स. देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगा, सैंपल साइज बढ़ेगा, पर सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है. तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में ये अच्छा चीज है दैट द सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन. मतलब इंक्रीज होता है बट इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा कि हम जब 1000 इनवॉइस था तो हम 100 सिलेक्ट कर रहे थे, तो अब 10,000 होगा तो हम इतना सिलेक्ट करेंगे, उस प्रोपोर्शन में नहीं होगा. तो ये एक फायदा है. तो ये 5-6 पॉइंट्स आप देखिए. मेरे को पर्टिकुलरली कौन से अच्छे लगते हैं जो इजी है स्टूडेंट के लिए? इट्स मोर ऑब्जेक्टिव. याद हो रहा है? पेपर्स चेक करो अपना, आप जो आंसर्स लिखे. मोर ऑब्जेक्टिव के बाद more scientific, it is helping in deriving a calculated risk, it is helping in determining the minimum sample size. One good characteristic is also an advantage that the amount of sample size do not increase in proportion. लिखना बहुत जरूरी है. एक लड़का लिख दिया do not increase when the population increases, wrong हो जाएगा. Do not increase in proportion to the increase in population. थोड़ा increase तो करेगा but same proportion में करे वो जरूरी नहीं है. तो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. तो आप अपने आंसर्स नहीं पूरा नहीं लिखना है. यस, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका ये एक क्वेश्चन आया था, किन फैक्टर्स पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में सैंपल साइज डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में सैंपल साइज. पहले टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाला कर लेते हैं, बेटर है. आपको रोमम वर्ड याद है? रोमम एग्जाम में आप ROMM नहीं लिख सकते. यू हैव टू राइट फुल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो इफ आई से नोटेशंस देखिए, आपने अपने आंसर्स लिखे होंगे टेस्ट पेपर में, चेक करिए. इफ द ROMM level is higher, if the ROMM level is increasing, then sample size has to be increased. ये बहुत सिंपल है. Yes sir. If tolerable error increases, language मिला, तो हम सैंपल साइज डिक्रीज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का मतलब है हम मैक्सिमम इतना एरर्स पॉपुलेशन में रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए. तो अगर हम अपने लेवल ऑफ एरर्स बढ़ा दें, मतलब हम ज्यादा गलतियां भी एक्सेप्ट करने रेडी हैं, तो सैंपल साइज कम चेकिंग भी चलेगा. ओके. इफ एक्सपेक्टेड एरर इंक्रीजेस, सैंपल साइज इंक्रीजेस. मिला? और सर सैंपल साइज क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? बोलते हैं कि देखो, लुक हियर, ये हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स का फैक्टर्स देख रहे थे. अगर हम लोग एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं थ्रू अदर सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स लाइक एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, तो सैंपल साइज लेस हो सकता है. बिकॉज एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स में हम वाउचिंग ज्यादा नहीं करते हैं. अगर एविडेंस विच वी आर obtaining through other substantive procedures, we are relying more on those analytical procedures, then sample size can reduce.
और एक अजीब पॉइंट है जिसको लोग लिख नहीं पाते, ऑडिटर को चाहिए कि जो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है वो एक्सीड ना हो जाए एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन से। द इंक्रीज इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, लैंग्वेज देखो, इंक्रीज इन द डिजायर्ड, इसमें लोग है ना एमसीक्यू में रॉन्ग करके आते हैं, ट्रू फॉल्स आता है ना एक तो। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था मैंने, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ गया तो सैंपल साइज कम हो सकता है। अब इंग्लिश क्या है, इंक्रीज इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। नहीं, कि आपकी जो गलती होने वाली टॉलरेबल एरर आपने जो सेट किया है वो आपकी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट का उसको क्रॉस ना करे, इसका मिस्टेक आप एश्योरेंस लेवल हासिल करो, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। सर उस नीचे तो आप लिखे थे ना, इंक्रीज इन टॉलरेबल रिस्क मिसस्टेटमेंट सैंपल साइज रिड्यूस, ग्रीनिंग जो दिख रहा है वो अलग चीज है। ऊपर हो रहा है हम लोग बहुत ज्यादा श्योर होना चाहते हैं कि हमारे एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स के टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को क्रॉस ना कर रहे हो, तो श्योर होने के लिए सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें ना लोग ट्रू फॉल्स में गुलाटी खा जाता है। तो ये रिवीजन ये सुनते सुनते याद होगा, मैजिक नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको हम लोग जानते हैं कभी ना कभी लाइफ में मिले हुए, तो कोई कोई ऐसे वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहता, पढ़ते पढ़ते दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और जितनी बार आप ऑडिट के वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप सेकंड थर्ड टाइम सुने होंगे, आराम से प्रिपरेशन अच्छा होगा पक्का एवरीवन। इस टाइप से बहुत कुछ यहां पे लिखा हुआ है। और एक चीज, स्ट्रेटिफिकेशन बोल के कॉन्सेप्ट होता है, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होता है ना, बहुत टाइप के इनवॉइसेस मिक्स्ड होते हैं, आप पॉपुलेशन का अलग अलग होमोजीनियस ब्लॉक्स बना के फिर सैंपलिंग करते हैं, तो स्ट्रेटिफिकेशन करने से सैंपल साइज डिक्रीज होता है। ओके, एक अलग 4 मार्क का क्वेश्चन भी आया था। तो यहां बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ऊपर चलो, ऊपर है एग्जाम में, इसलिए पेपर पढ़ लेना, क्योंकि अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स आएगा तब ये सब वर्ड्स आ रहे थे, रॉमम, एक्सपेक्टेड एरर, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के एंगल से क्वेश्चन है तब आपकी लैंग्वेज थोड़े चेंज हो जाते हैं। लिखा है इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, वही चीज को कंट्रोल्स में टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन बोलते हैं, तो सैंपल साइज डिक्रीज हो सकता है। ऊपर देखो, ग्रेटर द रिलायंस ऑडिटर प्लेसेस ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन द रिस्क असेसमेंट, द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। यानी कि अगर उसको चेक करना है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इसके लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ज्यादा करना होगा, उसके लिए सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस द टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, नीचे की तरह लैंग्वेज है, इज नॉट एक्सीडेड बाय एक्चुअल रेट ऑफ डिविएशन। यहां मिसस्टेटमेंट की जगह वर्ड्स क्या आ गए, then that will increase the sample size, क्योंकि हमारा ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस हासिल करना है। इंक्रीज इन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, हम ज्यादा श्योर होना चाहते हैं that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation। सर ऐसा नीचे भी था ना, नीचे था tolerable misstatement is not exceeded by actual misstatement, मतलब टर्मिनोलॉजीज थोड़े से सब्स्टिट्यूट हो गए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। बस ये 3 चीज देखे जा रहे हैं कि एक तो टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सब डेफिनेशंस इधर देखो बच्चों, हमने पढ़ाया था यहां पर भी कि व्हाट इज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, देखो व्हाट इज टॉलरेबल एरर, व्हाट इज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, ये सब लोग पढ़े थे, पर आज बहुत दिन बाद ये हम लोग सुन लिए। अच्छा, एक यहां पहला लाइन पता है क्या है, सैंपल साइज कैसे डिटरमिन होता है। ऑडिटर एक ऐसा सैंपल साइज डिटरमिन करेगा जो सफिशिएंट हो टू रिड्यूस द सैंपलिंग रिस्क, लैंग्वेज मिल रहा है क्या, टू अ वेरी लो लेवल। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। द ऑडिटर शैल डिटरमिन a sample size sufficient to reduce the sampling risk to an acceptably low level। बोलो हाँ या ना। ऑडिटर एक ऐसा सैंपल साइज डिटरमिन करेगा ताकि उसकी सैंपलिंग रिस्क कितनी लो हो सके, जीरो तो हो नहीं सकता, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पता है। अब जब तुम इतनी बार रिवाइज कर लेते हो तुमको पता क्या याद आता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते ही। सर की बुक में राइट हैंड साइड में था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में 3 डॉट्स थे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बहुत सारे डॉट्स थे। ऐसे माइंड में कुछ नेचुरल प्रोसेस आप रटे नहीं है, वो कई बार नहीं याद नहीं है। 11-12 में आर.डी. शर्मा का इस तरफ में क्वेश्चन था, या आर.एस. अग्रवाल, ये सब बुक्स था ना फेमस, शायद सुना होगा आपने लाइफ में। तो इट हैपेंस। उसी तरह बोल रहा है सैंपल डिजाइन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन और था पीछे, मैं पहले ही आंसर दिखा दे रहा हूं। सैंपल डिजाइन किस पर्पस के लिए आप सैंपल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। पीछे गया तुम लोग को मिला ये सैंपल डिजाइन वाला क्वेश्चन। सपोज तुम कैश सेल्स चेक करना चाहता है तो उसके लिए तुमको है ना इन्वेंट्री चेक करना चाहिए, बचा कितना है,
याद है मैं ऐसा कुछ बताया था? यस yes. उसी तरह स्ट्रेटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 10 से 15,000 का एक ब्लॉक बना लेते हैं, 15 से 20 का अलग, 20 से 25 का अलग, और देन हम लोग इसमें सैंपल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? वी फोकस मोर ऑन रिस्की एरियाज। पुराने ट्रैक को देखते हुए और हमारा कुछ वो होता है कि कहाँ ज्यादा गलतियां होने की चांसेस हैं। इट हेल्प्स टू फोकस ऑन मोर रिस्की एरियाज। तो देखो जो लोग ये वाला आंसर सैंपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का आंसर्स लिखे होंगे अपने अपने पेपर्स में, बाद में घर में देखना, अगर ये पॉइंट सारे नहीं आ रहे तो उस हिसाब से मार्क्स कटेंगे। और सैंपल डिजाइन में ये स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखकर डिजाइनिंग की जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन में प्लीज ऑल्सो सी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन फोकसेस मोर ऑन रिस्की एरियाज, ये सब आ रहा है। एंड एक चीज और है, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन द पॉपुलेशन एंड अलाउ सैंपल साइज टू बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपलिंग रिस्क। सैंपल साइज यहां रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम लोग अननेसेसरली बहुत सैंपल्स ड्रॉ नहीं करते। जिन टाइप ऑफ एरियाज में हमें ज्यादा रिस्क होने की चांसेस है, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए या कुछ खबर मिली है उसके अनुसार, हम लोग उसको ज्यादा ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज, अच्छा ये है ना एमसीक्यू में आ जाता है ट्रू फॉल्स बन के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम। तो स्टेटमेंट ट्रू है ताकि सेम टाइप के आइटम्स का हम एक सब क्लास बनाते हैं, दैट इज रिड्यूस द वेरिएबिलिटी। पहले तो मिक्स थे सारे टंबल में, सारे उसमें बकेट में आइटम्स, अब हम लोग एक एक सिमिलर टाइप के होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ क्लासिफाई करते हैं। सो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? लुक हियर एवरीवन। तो मैं 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको चेक करवा रहा था। एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, द फैक्टर्स ऑन विच सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिपेंड्स, शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटिफिकेशन। एक चीज और, आज का क्लास बहुत आई ओपनर है। ऑडिट क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में ज्यादा पढ़ो, रैंडम रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। एंड जो नोट्स में आपने अंडरलाइन किया है, जैसे तुम्हारा अंडरलाइनिंग क्यों नहीं करता है, कर लिया करो वरना भूल जाएगा। वरना हम जो मार्क्स पीडीएफ भेजेगा उसको स्टोर कर लेना, मेरा मार्किंग किया हुआ, ठीक है? उसको देखने से क्या याद होगा। किसी के बोलने पे भी अब नया बुक ऑडिट का मत फॉलो कर लेना कि रैंक 3 है ना, इसको फॉलो किया था, रैंक 7 इसको फॉलो किया था, वो किया वेरी गुड, बट आपने जो इतना मेहनत किया इन दिनों उसको डाइल्यूट मत करना, बिकॉज देन लर्निंग अ डिफरेंट लैंग्वेज आफ्टर मेनी ईयर मंथ्स विल डेवास्टेट योर एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन पढ़ो आप, ये भी बहुत, सैम्पलिंग में तो इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। 5 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, देखो सारा पढ़े थे पर सारा भूल गए थे, अब देखने से याद आ रहा है। फिर नेक्स्ट है, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीड्यूर्स appropriate to the purpose on each item selected in the sample size comment. अरे बाबा, how should auditor analyze the deviation and misstatements found in the sample? सर पढ़े थे पर याद ही नहीं आ रहा है, यही तो प्रॉब्लम होता है। ऑडिट का पेपर अलग आया है, we don't know how to write the answers because आपने क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर किया ही नहीं है। वो वाला फर्स्ट टेस्ट का वीडियो डिस्कशन जरूर देखना, उसमें बहुत किंजल अजमेरा के पेपर से मैंने बहुत कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करवाया था। वो पब्लिक हुआ था ना क्लास शायद, या नहीं हुआ है? यूट्यूब चैनल पर, ठीक है मैं चेक करता हूं। हाँ आई विल चेक इट। देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, 5 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। आ जाओ, क्या क्या सैम्पलिंग मेथड्स से देख लेते हैं। लुक, आओ जल्दी आओ, सब देखना शुरू करो। रैंडम सैम्पलिंग, लैंग्वेज देखो, वाह क्या खूबसूरत लैंग्वेज है। और तुम मेरा मार्किंग से पढ़ना, मार्क्स सीधा शूट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा सब वर्ड्स पर, जो तुम बोलता है ना वर्ड्स पर याद देखते याद आ जाता है। तुम लिख नहीं रहा ना, भूल जाएगा वरना बाद में। तो मेरा पीडीएफ हम तुमको दे देगा आज, तुम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना। अभी पहले याद करना शुरू करो, अब लिखना, अब नया नोट्स मत बनाना, अब टाइम नहीं है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ यू, आपने क्या लिखा अपने आंसर्स को बाद में चेक करिएगा। ये देखो होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सुटेबल होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज सुटेबल फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो ये सब है ना ट्रू फॉल्स में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चंस को जब हम लोग इस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, या ट्रू फॉल्स आल्सो गेट्स बेटर। स्टार्ट रीडिंग।
जल्दी पढ़िए जब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने? सो व्हाट डिड वी सी? नाम याद कर लो। रैंडम सैंपलिंग के अंदर दो है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। पॉज करके वीडियो याद करना और चेक करो आंसर। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का और एक नाम है इंटरवल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज to give a sampling interval. For example, आप ऐसे बोल देंगे every 50th sampling unit will be selected, every 70th sampling unit will be selected. हाफिज़ेट सैम्पलिंग के लिए लोग बोलते हैं सर ये अपने जजमेंट के अनुसार ड्रॉ कर रहा है, कि नहीं नहीं वो भी नहीं है, ये बस ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक है। जैसे बहुत सारे बिल्स पड़े हैं, जो ऊपर से हाथ में आए उठा लिए, जो नीचे से हाथ में आए उठा लिए, तो नॉट जजमेंटल सैम्पलिंग। ओके, यहां कोई रैंडम नंबर टेबल्स भी यूज नहीं हो रहा है, जजमेंट भी नहीं है। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग में एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसका नाम है आइडिया, इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस। ब्लॉक सैंपलिंग में पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ब्लॉक्स। तो एक लड़का बोलता है सर ये तो स्ट्रेटिफिकेशन की तरह हो गया, रुको, अब क्या बोल रहा है वो, होमोजेनियस ब्लॉक्स में से कुछ कुछ ब्लॉक्स पूरे स्टडी किए जाएंगे। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता था, हर ब्लॉक से कुछ कुछ निकाला जाता था, किसी ब्लॉक से ज्यादा निकाला जाता था। यहां बोल रहा है इंस्टेड ऑफ पिकिंग सैंपल्स फ्रॉम ईच ब्लॉक, सम ब्लॉक्स आर पिक्ड एंड चेक टोटली। दिस इज कॉल्ड रिविजन। तो इसलिए मैंने बोला था मैं इस टाइप से आपको करवाऊंगा बीच में, दैट विल बी बेटर। तो देखिए 5 सैंपलिंग मेथड, और इसको कुछ दिन बाद क्यों कराया, ताकि अब वापस रिवाइज, उस अगले दिन करवाता तो याद फिर से आ जाता। नाउ दिस विल हेल्प यू टू रिकॉल। तो 5 सैंपलिंग मेथड्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the auditor will perform audit procedures appropriate to the purpose on each item selected on sample size. सर ये क्या मतलब है, क्या हो रहा है? Let me explain one thing. जिस दिन हम लोग सैंपलिंग पढ़ रहे थे ना, देखो ये पूरा सैंपलिंग चैप्टर का समरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक हियर, हम लोग पहले ना सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज फिक्स कर लेते हैं, देन वी अप्लाई ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ऑन सैंपल सिलेक्टेड। अभी जो क्वेश्चन है ना वो मेरा सेकंड स्टेप होता है, सैंपल साइज फिक्स करने के बाद, पिक करने के बाद हम उस सैंपल पे प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करते हैं। फिर हमें कुछ एरर्स मिलते हैं उसमें, उन एरर्स को हम लोग एनालाइज करता है। सर एनालाइज द एरर्स का मतलब क्या, ये फ्रॉड है, ये एरर है, ये एरर यूजुअली क्या देखा गया, सर हर महीने के शुरुआत में मिलता है, सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मिलता है, तो ये हम एनालाइजिंग द एरर्स बोलते हैं। तो अभी मेरा टॉपिक क्या चल रहा है, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ऑन सैंपल सिलेक्टेड। ये क्या होता है, लुक हियर, आपके बुक्स में 166 या पेज नंबर्स अलग हो, लास्ट के 2-3 पन्ने में जो है, the auditor will perform audit procedures according to the need on each item selected. पक्का? और अगर वो प्रोसीड्यूर अप्लाई नहीं कर पा रहा है ऑन सिलेक्टेड आइटम, देन ही विल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीड्यूर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम। मतलब क्या है मैं समझाता हूं। लुक हियर, एक मिनट लेआउट कर दूं, क्योंकि कमेंट क्या आया था, कमेंट को समझाना पड़ता है इस टाइप का, कि ऑडिटर प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करता ऑन सैंपल सिलेक्टेड। ऑफ कोर्स सैंपल आदमी क्यों सिलेक्ट कर रहा है, ताकि वो प्रोसीड्यूर्स अप्लाई कर सके। द ऑडिटर विल परफॉर्म प्रोसीड्यूर्स ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड। If the audit procedures are not applicable to the selected item, the auditor shall perform the procedure on the replacement item. इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं आपको। सपोज हम लोग क्या नियम था कि सारे पेमेंट चेक से होंगे, ठीक है, और वाउचर्स भी बनता है पेमेंट जब होता है, तो हम कुछ कुछ आइटम उठाए और उसमें लगा अरे तो कैश पेमेंट्स हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम वाउचर्स को पिक कर रहे थे कि चेक से पेमेंट हुआ है, और जब हम पिक किए तो दिखा ये तो कैश से पेमेंट हुआ है, तो हम एक बार कैश वाला आइटम को हटा के फिर चेक वाला आइटम को चेक सिलेक्ट करना चाहेंगे, और एक छानबीन और करेंगे कि कैश में क्यों हुआ पेमेंट, जरूर कुछ गफला तो नहीं हुआ है। या सपोज हम एक आइटम चेक का उठाए, वो कैंसिल्ड चेक था,
तो इससे तो मेरा कितना पेमेंट हुआ पता नहीं चलेगा। कई बार ओवर राइटिंग हो जाता है, हम चेक को कैंसिल करते हैं ना, तो वही लिखा हुआ है कि ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड आई विल अप्लाई प्रोसीड्यूर। अगर मैं ऑडिट प्रोसीड्यूर नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं ऑन द सिलेक्टेड आइटम बिकॉज द सिलेक्टेड चेक वाज अ कैंसिल चेक, देन आई विल पिक अप अनदर चेक। या जिस आइटम को मैंने पिक किया दैट वाज अ कैश पेमेंट एंड आई वाज एक्चुअली सपोज्ड टू मेक ऑल द पेमेंट्स बाय चेक, देन आई विल चेक सम अनदर आइटम। तो वही लिखा हुआ है, अगर हम सिलेक्टेड आइटम पे प्रोसीड्यूर नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो आई विल परफॉर्म द प्रोसीड्यूर ऑन द रिप्लेसमेंट आइटम। अंडरस्टूड? या जो प्रोसीड्यूर हम सोचे वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं, if the auditor is unable to apply, देखो language, unable to apply the designed audit procedure, the auditor will treat the item as a deviation। कि यार यहां पे देखा गया कि चेक की जगह कैश से पेमेंट्स हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, इन चीजों को हम देखेंगे। पक्का? या सेल्स इनवॉइस मुझे चेक करना था, सेल्स इनवॉइस लॉस्ट हो गया, तो मुझे ऑल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर्स चेक करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स मंगवाने पड़ेंगे। तो ये सब तरीका यहां पे लिखा हुआ है। पर बात सही है that after sample design, after sample size is selected, then we have to apply audit procedures on the sample selected. We might find some errors, तो errors को analyze करना कैसे होता है ये लिखा हुआ है। What is the common feature of the errors? Usually कोलकाता के सेल्स में गड़बड़ी मिलता है, जून और मई जून के महीना में हर बार गड़बड़ी मिलता है, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बीच में गड़बड़ी मिलता है। नेचर एंड कॉज ऑफ द डिविएशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एरर ऑन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर। क्या बड़ा इंपैक्ट आ रहा है इन एरर से, वो भी मुझे देखना पड़ता है। नाउ इसमें एक नया चीज सीखो। अब सपोज कोई एरर मेरे को मिला है सैंपल में एंड मैं एज एन ऑडिटर ये बोल रहा हूं ये मेरे को नहीं लगता कि वापस रिपीट होगा ये एरर, जस्ट ये एरर ही है। मतलब एक तो क्या होता है कि एरर सैंपल में मिलता है और हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा सैंपल में ये एरर मिला है, शायद पॉपुलेशन में और होगा ऐसा। पर ये जो मेरे को एरर मिला, एक सैंपल मैं स्टडी कर रहा था इनवॉइसेस को, एंड आई वांट टू बी वेरी श्योर ऐसा एरर और नहीं है पॉपुलेशन में, तो आप लॉजिक बताइए, मेरे को सैंपल यूनिट्स और चेक करने होंगे। मैं वापस बोल रहा हूं हिंदी में, मुझे कुछ एरर मिला सैंपल में एंड आई एम सेइंग आई डोंट थिंक दैट सच एरर्स विल बी फाउंड मोर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनोमली। Anomaly is an error that is not expected to occur again in the population, and for this auditor must check more sampling units to be very sure. तो ये जो analyzing the misstatement की बात हो रही थी, यहाँ anomaly की बातें थी, and auditor will obtain a high degree of certainty that such anomaly is not represented in the population. For this, more samples to be checked. पढ़ के देखिए। तो ये analyzing the deviation error में जहां पे हम इंपैक्ट देख रहे थे, वहां एनोमली की चर्चा भी आपको कमेंट टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना, तो उसमें अपने आप एनोमली के बारे में बोलना है। और आज अगर आप ये सुने ना और कल एग्जाम है आपका सीए इंटर का, आप पक्का लिख पाएंगे, चाहे बहुत दिन पहले भूल गए थे, पर अभी ये 1.5-2 दिन याद रहता है। मेरा एक क्या मानना था, जब ओल्ड सिलेबस था ना सीए इंटर का, तो उस समय मैं बोलता था ऑडिट और एसएमईआईएस का तैयारी जो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स होता है ना, उसके 1.5-2 दिन पहले भी करिए, क्योंकि जब तक वो ऑडिट और एसएमईआईएस का बारी आता है 10 दिन का गैप हो जाता है। आई ऑलवेज बिलीव दैट रिवर्स प्रिपरेशन शुड बी डन। मतलब जब आपका अकाउंट्स का पेपर 1 का एग्जाम है, जब मैं ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा था, तो ओल्ड सिलेबस में जब अकाउंट्स का पेपर 1 है तो उसका तैयारी 7 दिन पहले एक बार का पूरा रेडी होना चाहिए। लास्ट 2 दिन आप अकाउंट्स फिर से पढ़ोगे, पर 7 दिन पहले भी अगर तुमको लगे कि अगला हफ्ता मेरा एग्जाम है मंडे को, आज मंडे है, मेरा अकाउंट्स रेडी है। सेम विद ऑडिट, कि ऑडिट आपका 9-10 दिन बाद पड़ेगा ना, गैप दे दे के जब तक आप ऑडिट में पहुंचते हैं 10-12 दिन बाद। और सोचो तुम और 8 दिन पहले ऑडिट पढ़ा था, तो ऑडिट पढ़े हुए कितना दिन हो गया, 20 दिन। तब तक तो ये सब ऑलरेडी क्या होगा, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र के नदियों में बह जाएगा। सो दैट इज वाई मैं बोलता हूँ रिवर्स तैयारी करना चाहिए। एसएमईआईएस कई लोग का पढ़ा हुआ 25 दिन हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट 15 दिन से सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस कर रहे हैं और पहले एसएमईआईएस पढ़ा था। तो यू हैव टू डिजाइन सच मतलब इनोवेटिव टेक्निक्स कि आपके वो सारी चीजें बाद में भी रिटेन रहे। एक कॉपी ऐसा मेंटेन करना चाहिए, माई कॉमन मिस्टेक्स थिंग्स बिफोर एग्जाम। सपोज आप सैम्पलिंग में ये वाला आंसर हमेशा भूलते हैं, तो उसको आपको पहले से लिखा हुआ होना चाहिए। तुम एग्जाम के 1 दिन पहले पूरा ऑडिट कैसे रीडिंग शुरू कर दोगे, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, नो नो नो, ये सब तैयारी से होता है। ये अभी एक लाइन में मैं नहीं बोल सकता हूं, मुझे बताइए कैसे करना है, बट आई थिंक दीज आर दी वेज विच हेल्प यू इन समराइजिंग। आई यूज्ड टू डू लाइक दैट। तो ये नेचर एंड कॉज ऑफ एरर्स में आप एनोमली को समझाओगे अपने आंसर्स में। तो देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ओनली एक्सप्लेन्ड
एरर एंड फ्रॉड वाला एंड द इफेक्ट. एनोमली लोग समझाना भूल जाते हैं, तो मार्किंग सीधा 4 में 1.5 देना अगर एनोमली का इंपैक्ट आपने नहीं समझाया है. उधर रिप्लेसमेंट आइटम वाली चीजें अगर आपने नहीं समझाई है तो अपने आप को 1 या 1.5 दे देना. नाउ द फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, हाउ एन ऑडिटर प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट्स ऑफ एरर्स in the population. How an auditor projects misstatements of errors in the population. किस तरह ऑडिटर ये प्रोजेक्ट करता है misstatements of errors. तो मैं हिंदी में एक बात बताऊं, misstatements of errors का जो प्रोजेक्शन होता है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में होता है. मतलब क्या है, 1000 इनवॉइस में मेरे को 50 में गलतियां मिली हैं, तो मेरे 1 लाख इनवॉइस में कितनी गलतियां होंगी, 50/1000 into 1 lakh. बट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में प्रोजेक्शन ऑफ एरर्स कैन नॉट बी डन. वो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में प्रोजेक्शन नहीं संभव है, बट सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स में प्रोजेक्शन संभव है. और एक चीज, एनोमली कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड, क्योंकि एनोमली का तो मतलब ही था, आप तो कॉन्फिडेंट ही थे एज एन ऑडिटर, आई हैव चेक मेनी सैंपल आइटम्स, ये पॉपुलेशन में अब रिपीट नहीं होगा, तो वहां प्रोजेक्शन संभव नहीं है. तो ये सब जो हम बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं ना, ये वही लोग लिख पाएगा जो यहां तक पहुंचाओ. लोग बस कहां तक पहुंचता है सैम्पलिंग चैप्टर में, पता है, फैक्टर्स ऑन विच सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज डिपेंड्स ऑन व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क, क्योंकि वो 8-8 बार एग्जाम में आए हुए, और ये जो लास्ट के 4-5 है ये एक बार भी शायद नहीं आए हुए और अब आने वाले हैं. सो वी हैव टू ऑल्सो डू द ऑड क्वेश्चन सो दैट बाद में हमारा रिजल्ट ऑड नहीं हो. लुक हियर, कहां है ये, पढ़िए एक बार, मैं चुप रहूंगा. प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट से मेरी लाइंस को देखिए आप, फिर अपने मार्किंग को करिए कि किस तरह मुझे मार्क करना चाहिए था. स्टार्ट रीडिंग. और फिर इवैल्यूएटिंग, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपके पेपर में, हाउ टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स, वो भी दिखा दूंगा आपको. स्टार्ट डूइंग दिस. प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स इज नॉट डन इन द केस ऑफ डिविएशंस इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. मैंने लिखा है. इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग. अब ये क्या हो रहा है, इतना जो हमने ऑडिट सैंपलिंग किया उसके रिजल्ट्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है. दिस इज अ पॉपुलर क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आता है एग्जाम में. तो लिखा है, देखो, द ऑडिटर विल इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैंपलिंग हैज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस सो दैट ही कैन कंक्लूड अबाउट द पॉपुलेशन. क्या पॉपुलेशन के बारे में वो एक ओपिनियन देने लायक बना है या नहीं बना है, ये देखा जाएगा. तो 3 चीजें हैं, लिखा है, देखो, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, हम लोग ऊपर प्रोजेक्शंस निकाले थे ना, फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमली, ये एक बेस्ट एस्टिमेट होता है कि पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट कैसा है. When the projected misstatement plus anomalous misstatement exceeds the tolerable misstatement, my God, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या था, हमने शुरू में एक्सेप्ट किया था इतना एरर हम पॉपुलेशन में एक्सेप्ट कर सकेंगे, पर लगता है वो भी अब क्रॉस हो जा रहा है. तो इसका मतलब सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन दैट द पॉपुलेशन हैज बीन टेस्टेड. यानी कि ऑडिटर क्या बोलेगा, या तो वो बोल देगा या मिसस्टेटमेंट है, या वो और ऑडिट प्रोसीड्यूर्स करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे प्रोजेक्शन से. और एनोमलस अलग से ऐड क्यों हुआ बताओ, क्योंकि पॉपुलेशन में तो हम प्रोजेक्ट कर नहीं रहे, हम तो बोल ही रहे वो नहीं है पॉपुलेशन में, पर वो मिसस्टेटमेंट तो है ही. तो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमलस, अगर वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को भी क्रॉस कर जा रहा है, तो सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूडिंग दैट पॉपुलेशन अच्छा है. इफ प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड एरर, सर एक्सपेक्टेड एंड प्रोजेक्टेड तो एक ही होता है, नो, एक्सपेक्टेड इज रॉमम लेवल्स. तो अगर उससे भी एक्सक्लूड हो रहा है, देन ऑडिटर मे कंक्लूड दैट ये अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क है, कि हम इससे सहमत नहीं है क्योंकि बहुत मिसस्टेटमेंट्स है.
तो अगर ऑडिटर ये फाइनली कंक्लूड कर लेता है दैट सैम्पलिंग हैज नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन, then he may request management to investigate misstatements that has been identified, and और कितना होने वाला है वो मैनेजमेंट से बात करेगा और मैनेजमेंट को बोलेगा थोड़ा एडजस्टमेंट्स करिए, तब हम लोग अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दे पाएंगे. प्लीज प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट 3 क्वेश्चन से. लास्ट 3 क्या था? लेआउट. पहले आज क्या शुरू किए थे? पहले एक पॉपुलर क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी, लेआउट. आज इस टेस्ट को डिस्कस करने के समय फर्स्ट वी स्टार्टेड विद अ पॉपुलर क्वेश्चन. व्हाट फैक्टर्स सैंपल साइज एंड सैंपल डिजाइन डिपेंड्स. व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग रिस्क. एक में इफेक्टिवनेस हैम्पर होता है, एक में एफिशिएंसी. ये पॉपुलर वंस है जेन्युइनली. मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग भी पॉपुलर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो आप हर कोचिंग सेंटर के मैट में देखेंगे. फिर मैंने 3 गंदे क्वेश्चन डिजाइन किए. कमेंट, ऑडिटर अप्लाई ऑडिट प्रोसीड्यूर्स एंड ऑडिट सैम्पलिंग. फिर मैंने और एक गंदा क्वेश्चन वो किया, ऑडिटर एनालाइजेस द मिसस्टेटमेंट्स. फिर मैंने एक और एक गंदा क्वेश्चन डेवलप किया, ऑडिटर प्रोजेक्ट्स द एरर्स फाउंड इन द सैंपल टू द पॉपुलेशन. ये 3 कम आए हुए हैं पर मैंने करवाया. पर ये अगेन एक पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ ऑडिटर इवैल्यूएट्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. ये थोड़ा प्रिपेयर करके, पॉज करके, रिवाइंड करके, लिख करके डेवलप करिएगा. पक्का एवरीवन? सो आई एम बैक टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन गोइंग ऑन. तो यहां पर देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 एक्चुअली इन योर टेस्ट पेपर. देन वी हैव क्वेश्चन 2, 3, 4, 5. मैं इसकी पीडीएफ ठीक करके दूंगा. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So all were basically of 4 marks each, 44, 45 marks का पेपर. Yes, yes. और इसको करना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर, पता है जब पढ़ते हैं सब अच्छा लगता है. सैम्पलिंग चैप्टर में पिक्यूलियर क्वालिटी है. देखो सारा का मैं क्वेश्चन आंसर्स अलग से नहीं करवा रहा हूं, पर जैसे मैंने शुरू के चैप्टर्स का करवाया था क्वेश्चन 1 का डिस्कशन, बिकॉज वो 20 मार्क्स का आता है और उसके लैंग्वेज पे कमांड लाना कि पीजे में क्या लिखना है, पीएस में क्या लिखना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और आज मैं टेस्ट पेपर आपके संग डिस्कस करना चाहूंगा इसी पीडीएफ से, वेरी पॉपुलर वंस. सारा सिलेबस है, सारे ऑल गुड क्वेश्चंस. या बैंक ऑडिट का मैं रिकॉर्ड कर रहा था खाली रूम में, वो मैं भेजूंगा अभी. कल परसों मैंने शुरू किया रिकॉर्डिंग. जस्ट अ सेकंड, एक और है अच्छा क्वेश्चन, 6 to 8 मार्क्स. जस्ट मिनट. अभी कारो से बहुत आएगा इनिशियल ईयर्स में. आ जाओ बच्चों. ये है आपके पीडीएफ का, पीडीएफ नंबर 41. 41 में ये क्वेश्चन देखो. ये इंडिपेंडेंस चैप्टर से रिलेटेड है और ये वापस बेसिक्स चैप्टर से रिलेटेड है. कम टू दिस वन, क्वेश्चन 2 देखो. ये सब रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस है जो मैंने एक पीडीएफ में क्लब कर दिया चैप्टर वाइज. स्टार्ट रीडिंग. डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच द ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट. बहुत अजीब क्वेश्चन है, डर गया बच्चा देखकर. विच सर्व्स एज द सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. लेआउट करो. एक चीज बता दूं, ऑडिट के पेपर में ना जब कोई क्वेश्चन आता है ना, उसमें तुम अंडरलाइन करो मेन टॉपिक कौन सा है. जैसे एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्या है, डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हिच ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट. तो पता लोग क्या करने लग गए इसमें, लोग वो लिख के आ गए. नहीं, प्रिंसिपल्स में जो था ना, ऑडिट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये नहीं है. बोल रहा है जिससे हम थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को एलिमिनेट कर सकें, वो कौन कौन सी बातें हैं. नहीं, वो पुराना वाला ऐसे 200 है, इसने हटा दिया, हट गया. बता रहा, अभी दिखाता है. नहीं वो नहीं, अभी दिखाता हूं. तुम लोग बोलेगा अच्छा ये था क्या इसके अंदर. और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 जो इस टेस्ट पेपर का है. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस आर इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स. क्या हो गया सर, ये क्या है सर, क्या हो रहा, मेरा खुद का माइंड खराब हो जाएगा. अब देखो आंसर कहां है. कम टू योर एसे बुक. एक चैप्टर है इंडिपेंडेंस. आ जाओ बच्चों. तो इंडिपेंडेंस चैप्टर भी इनडायरेक्टली रिवाइज कराऊंगा भी.
आपके ऐसे बुक में पेज नंबर 2019 जो भी है, शुरू करें। आइए, when I say the word independence, it means that the judgment of a person is not subordinate to the wishes of another person. Your decision should be your decision. You are a chartered accountant. You should not be pressurized or influenced by someone else. पहले ये लाइन आएगा, है तुम्हारी बुक्स में भी मार्किंग। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस के दो एस्पेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस नहीं, इन अपीयरेंस टू थर्ड पार्टी वर्ड भी ऐड कर लेना है। क्या लिखा हुआ? What do you mean by independence of mind? It is the state of mind so that the person is not affected by others and he can act with integrity, he can act objectivity के साथ and professional skepticism के साथ। ये आंसर्स में चाहिए। So वापस बोलिए, independence of mind is the state of mind that a person should possess so that he can work, he can give his decision without being influenced by anyone else, and he can act with integrity, objectivity and professional skepticism. IOP। सर IPO लग रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये वर्ड्स आंसर में आना चाहिए, आज सुनोगे तो कल एग्जाम तक याद रहेगा। देन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, when do we say that he's independence of mind is achieved when he can work with integrity, honesty के साथ, with objectivity यानी without any personal bias, and professional skepticism attitude should be maintained. What is independence and appearance to third party? That even to third party there should not be any circumstances that people think that he is biased, and people can conclude, third party can conclude that he is acting with integrity, objectivity and professional skepticism. मतलब मैं एक CA हूं, मेरा फादर इन लॉ इस कंपनी में KMP है। फादर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट, तो उस हिसाब से तो मैं ऑडिटर बन सकता हूं। बट थर्ड पार्टी क्या बोलेंगे, नारायणा मूर्ति का सन इन लॉ अगर कंपनी में ऑडिटर बन के आ जाए, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो एज पर कंपनीज एक्ट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, बट टू थर्ड पार्टी द इंडिपेंडेंस माइट बी नॉन एग्जिस्टिंग बिकॉज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस टू थर्ड पार्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये ना गाइडेंस नोट है। सर गाइडेंस नोट क्या होता है? दे आर वन ऑफ द प्रोनाउंसमेंट्स, बट गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी, बट ये वाला गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस मैंडेटरी है। याद है इनिशियल क्लासेस में पढ़े थे। तो ये सब चीजें यहां लिखी हुई थी। बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं इंडिपेंडेंस को, ये एग्जाम में आने वाला है बिकॉज ये आना बाकी है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, फैमिलियरिटी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। तो आज आप क्या करवा रहे हैं? आज वो जो क्वेश्चन आया था ना, डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उस पर है ये। देखो देखो मेरे बुक में मार्क कराया हुआ था, चेक करो कि किस तरह हम CA इंस्टीट्यूट क्या प्रिंसिपल्स को हमें देखने बोलता है ताकि हमारी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। लिखा है, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर शुड बी एंड ऑलवेज अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दैट दे आर ऑडिटिंग। अपीयरेंस यानी कि वो दोनों चीज को बोल रहा है, होना भी चाहिए, अपीयर्स टू बी वर्ड मिला। देखो कुछ अंडरलाइनिंग मिसिंग है। In the case of audit, the fundamental principles are integrity, objectivity and professional skepticism which require the auditor to be independent. IPO word लिख लो। मतलब उस आंसर में ये सब लिखना था जो आपकी बुक में ऑलरेडी मेरा डाला हुआ था। Before वर्ड को लिखो, before taking any work, he must consider whether there is any threat to independence. मतलब ये कुछ guiding independence। याद है हम लोग हर क्लास में बोलते थे, pre-conditions for before accepting the work। पहले तुम चेक करो काम एक्सेप्ट करने के पहले क्या चेक करो कि कहीं कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है। When threat exists, अलग अंडरलाइन करना, when अगर थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है, काम तुमने असेस किया कि कोई थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको नहीं लेना चाहिए, या कोई ऐसे सेफगार्ड्स लगाएं कि उसको हम एलिमिनेट कर सकें। यानी वही ज्ञान है जो हम लोग कई बार पढ़े होंगे। अगर आपने इंस्टीट्यूट मैट वाली क्लासेस की थी, वहां आया था ना ये, वहां इस टाइप की चीजें आई थी कि काम एक्सेप्ट करने के पहले देखो कि इंडिपेंडेंट है, और अगर थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है तो मत लो या सेफगार्ड्स लगा कर लो। And if the auditor is unable to fully implement the safeguards, he must not accept the work. सर ये देखा हुआ होना चाहिए था ना, यस, वरना वहां देखते रह जाओगे आंख खोल के, हो क्या रहा है। पक्का फिर ये चार्ट भी मैंने पढ़ाया था, देखो देखो देखो। प्लीज मार्किंग मेरा PDF तुम ले लेना, वरना तुम मार्क्स 85 की जगह 69 आएगा। ओके, सेव कर लिया था आपने उतना, करिए 1 मिनट।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। तो अब ये बताओ, ये समझा पाओगे? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस आर इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बात सही है, ये सारा चीज समझाया गया यहाँ पर। तो इस तरह तैयारी करके जाना, देखोगे मार्क्स शूट अप हो जाएगा और सिर्फ रैंडम रीडिंग से कुछ नहीं होगा। सर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करना, हम करके पीडीएफ बना दिया, ये पीडीएफ उसी का आधार है। ये देखो एक चीज और, दो क्वेश्चंस और यहाँ पर है, बेसिक्स पर है। बेसिक्स तो हर साल फिक्स्ड है, क्वेश्चन 1 में आता है बेसिक्स। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग। 4, 5, 6 भी, 6 के भी आते हैं। हाँ, 4, 5, 6 का ही केस है। Auditor will plan and perform audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated. लोग समझा नहीं क्या है, क्या लिखना है? Discuss 4 examples of professional skepticism. अब इसमें कई लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखना शुरू कर दिए। तो यहां पर बेसिकली आपको थोड़ा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म समझाते हुए आगे जाना चाहिए था। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनिंग, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस। हाँ या ना? तो देखो मैं अपनी बुक्स दिखाता हूं जहां मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कई बार पढ़ाया है। एनीवन नोज द पेज नंबर? 13 से 19 बोल रहे हैं बच्चे, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये रहा, यहां आएगा ना। लुक हियर, इट इज एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, पहले तो बेसिक मैंने दे दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन व्हेन सस्पिशन अराइजेस। वरना नहीं करना होता ऑडिटिंग में, अगर कुछ सस्पिशन अराइज होता तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इससे फायदा क्या है? इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ using wrong assumptions in determining nature, timing and extent. It reduces risk of overlooking unusual transactions. It helps in collecting sufficient appropriate audit evidence, क्योंकि हम बार बार क्रॉस एग्जामिन, बार बार पूछताछ करते हैं और ये थ्रू आउट द ऑडिट करना चाहिए। पता है ये जो क्वेश्चन अभी यहां आया था कि 4 केसेस या 3-4 केसेस जहां स्केप्टिसिज्म, तो ये तो था, ये एक जनरलाइज्ड आंसर था। मेन आंसर ये है किन किन एरियाज में हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, कि एक एविडेंस कुछ दे रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का मेन आंसर ये है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? गिव एग्जांपल्स ऑफ दोस सर्कमस्टांसेस। रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क क्यों आया? वाउचर पर ओवर राइटिंग मिला है हम लोगों को, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, याद है मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखवाया है इस टाइप का, नॉट मैचिंग। तो ये सब कुछ एरियाज है। फ्रॉड रिस्क, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। तो ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में आपने ये पढ़ा। आपके एग्जाम में पता है क्या आएगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। लड़का तब ये लिख के आ गया, पुराना पेपर से पढ़ के गया था रास्ते में, तब लिखना था ये वाला। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, यूजिंग इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ यूजिंग। तो इसीलिए पता है ये जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके कई वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कोविड के भी वेरिएंट्स आ रहे हैं ना कई सालों से, तो बेसिक क्वेश्चंस के भी कई वेरिएंट्स आ जाते हैं एग्जाम में। दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। उसी तरह एक क्वेश्चन और, लास्ट वन फॉर टुडे, कहां गया? प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। तो लोग डर गए, ये क्या होता है सर? डिस्कस। तो इसमें आप एक बात बताओ, तुम लोग इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, व्हाट इज जजमेंट? सर व्हेन वी अप्लाई आवर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉलेज प्रैक्टिकली, आवर स्किल, एक्सपीरियंस। और कहां देखने को मिलता है जजमेंट? सर याद है सर, सैंपल साइज इज समटाइम्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, मटीरियलिटी लेवल्स, ऑडिट रिस्क लेवल्स, रॉमम लेवल्स, टाइप्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स विच ही विल अप्लाई। देखो पढ़ के देखो, अरे वाह, नेचर ऑफ प्रोसीड्यूर, मटीरियलिटी, ऑडिट रिस्क। क्या हमें और एविडेंस हासिल करना चाहिए? सैम्पलिंग मेथड्स उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है, कहां कहां जजमेंट करता है। तो व्हाट इज दिस? जब हम अप्लाई करते हैं हमारा एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये सब का नॉलेज अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, दैट इज द जजमेंट। और किन एरियाज में ये होता है? अब इतने सारे एसेस पढ़ने के बाद हम लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया कि ये एरियाज में प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई किया जाता है। तो आज हम लोग कई सेट ऑफ क्वेश्चंस यहां पर पढ़े।
कमिंग डेज में मैं आपको एनालिटिकल प्रोसीड्यूर का टेस्ट सीरीज सॉल्व कराऊंगा उसके पास्ट क्वेश्चंस के. एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग, इस वीडियो को जब भी देख रहे हो ना, ये पीडीएफ क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, मेल भी करवा दे रहा हूं. एंड प्लीज कंप्लीट अदर एरियाज ऑल्सो, ताकि 2-3 दिन बाद जब फिर मिले ऐसे मॉर्निंग में एक शॉर्ट क्लास के लिए, तो वी कंप्लीट ऑल दीज पॉइंट्स. एक सेकेंड और, ये हाँ ठीक है, आज का क्राइटेरिया सारा अचीव हो गया. इन शॉर्ट अगर मैं वापस रिपीट करूं, लुक हियर अगेन, कंपनी ऑडिट पोर्शन 138 to 148 ये अच्छे से कर लेना चाहिए. आफ्टर कंपनी ऑडिट पोर्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक्स में आपके बेसिकली बताऊं क्या, बेसिक्स प्लस ऐसे 315 प्लस 320. अच्छा, एक ऐसे से हमेशा आता है जो मैंने ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग, 530 आज वाला, 520 एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, ये सब मत भूलना बिल्कुल भी. ये मतलब बेसिक वाले पोर्शंस हैं, मतलब इनके बिना तो आपका सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं सकता है. कई लोग पूछते हैं ना कौन सा ऐसे कर ले, सब करना है, बट ये मत भूलना. फिर जब भी 700 का सीरीज रिवाइज करो ना, 705, 700, 706, 701, ये 4 एक साथ करना चाहिए. 705, 6, 1, क्योंकि इन पे भी ना एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स बहुत आते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर, वो वीडियो सुनते सुनते डेवलप होगा. ऑडिट अकेले में कभी मत पढ़ना, वीडियो में तो अनलिमिटेड व्यूज है, वापस रिवाइंड फॉरवर्ड करके इस पोर्शन पर आओ, दैट गिव्स यू अ राइट डायरेक्शन. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय. प्लीज कंप्लीट बैंक ऑडिट इन अदर पोर्शंस. उसकी एक मैं रिवीजन रिकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट कर रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स का, वो भेज दूंगा आप लोगों को.